नमस्कार। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बढ़िया हरे निशान में बंद हुए। जी हाँ, काफी तेजी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार अगले हफ्ते भी टिक पाएगी? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। आज की इस खास बातचीत में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते 8 से 12 सितंबर का जो बाजार एक्शन था उसका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और देखेंगे कि आने वाले हफ्ते 15 से 19 सितंबर के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से बड़े ग्लोबल और घरेलू मुद्दे असर डाल सकते हैं। जी। और हाँ, निवेशकों के लिए क्या जानना जरूरी है, किन बातों पर गौर करना चाहिए। जरूर। और ये सारी बातचीत जो हम कर रहे हैं वो कई भरोसेमंद सोर्सेज जैसे बाजार की ताजा आंकड़े, एक्सपर्ट्स की राय और आने वाली आर्थिक घटनाओं पर बेस्ड है। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। पहले पिछले हफ्ते की कहानी। बाजार लगातार दूसरे या शायद तीसरे हफ्ते मजबूती से बंद हुआ। हाँ, लगातार बढ़त बनी रही। निफ्टी 25,100 के एक अहम लेवल को पार करके करीब 25,114 पर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 81,900 के पास पहुंच गया। क्या खास रहा इसमें? देखिए, पिछले हफ्ते बाजार का मूड काफी बदला हुआ और सकारात्मक दिखा। हाँ, वो तो दिखा। और ये पिछले करीब 3 महीनों में जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स, उनके लिए सबसे अच्छी साप्ताहिक बढ़त में से एक थी। अच्छा। निफ्टी ने न सिर्फ 25,000 का वो अहम रेजिस्टेंस लेवल पार किया, बल्कि अपने 100 दिन की ईएमए के ऊपर भी टिका रहा, जो करीब 24,633 पर है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक अच्छा संकेत माना जाता है, बाजार की मध्यम अवधि की सेहत के लिए। अगर सेक्टर्स की बात करें तो मेटल करीब 5.5% और ऑटो करीब 4.5%। वाह, जबरदस्त। हाँ, इनमें जोरदार तेजी रही। आईटी सेक्टर भी काफी खबरों में था, उसमें भी करीब 3 से 4% की बढ़त देखी गई। हाँ, इन्फोसिस वाला मामला था ना। बिल्कुल। उसकी बड़ी वजह इन्फोसिस का वो 18,000 करोड़ रुपए का बड़ा शेयर बायबैक प्लान था। उसने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट सुधारा। हाँ, इन्फोसिस का शेयर खुद करीब 5% उछला था। जी। और HCL टेक, TCS जैसे दूसरे बड़े आईटी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन सारे सेक्टर्स एक साथ ऊपर नहीं गए हैं ना, जैसे बैंक निफ्टी और FMCG का क्या हाल रहा? हाँ, ये दिलचस्प था। एक तरफ आईटी, मेटल, ऑटो दौड़ रहे थे। बिल्कुल। वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त रहा। उसमें लगभग आधे % के आसपास की ही बढ़त दिखी। अच्छा। और FMCG सेक्टर, जिसे अक्सर सेफ मानते हैं, उसमें तो करीब 1.5 से 2% की गिरावट आई। गिरावट FMCG में क्यों? शायद जो उपभोक्ता खर्च में नरमी की चिंताएं हैं वो हावी रहीं। हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने मेन इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया। अच्छा, कितना? दोनों में करीब 2.4% की बढ़त रही। इससे ये पता चलता है कि तेजी सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी, छोटे मंझोले शेयरों में भी अच्छी भागीदारी थी। ये तो बढ़िया संकेत है, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन। जी। और एक और पॉजिटिव बात थी इंडिया विक्स इंडेक्स का गिरना। हाँ, वोलेटिलिटी इंडेक्स। जी, ये बाजार में डर या अनिश्चितता को मापता है और इसमें करीब 7.7% की गिरावट आई। ट्रेडर्स आगे कम उथल-पुथल की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मजबूती आई, इसके पीछे वजहें क्या थीं? क्या सिर्फ ग्लोबल हवा अच्छी थी या अपने घरेलू फैक्टर्स भी थे? देखिए, ये असल में दोनों का मिलाजुला असर था। ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी राहत तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़ी उम्मीदें थी। रेट कट वाली? हाँ, बिल्कुल। बाजार में ये अनुमान बहुत मजबूत हो गया है। करीब 88% तक संभावना है कि फेड जल्द ही ब्याज दरें घटा सकता है। अच्छा। और जब अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद होती है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। सही बात है। और घरेलू मोर्चे पर? घरेलू स्तर पर भी कुछ पॉजिटिव खबरें थीं, जैसे भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत में कुछ प्रगति की रिपोर्ट्स आईं। हाँ, वो ट्रेड डील वाली बात। जी। फिर GST में कुछ सुधारों की भी बात चल रही थी। हाँ। पर जैसा हमने कहा, इन्फोसिस का बायबैक एक बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन था। और पिछली तिमाही की GDP ग्रोथ भी ठीक ठाक थी। हाँ, वो आंकड़े भी पहले आ चुके थे और ठीक थे। आपने विदेशी निवेशकों FIIs का जिक्र किया। उनका रवैया कैसा रहा, क्योंकि अक्सर तो वही बाजार को चलाते हैं। हाँ, ये पिछले हफ्ते की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, सितंबर के पहले हफ्ते FIIs ने जोरदार बिकवाली की थी। हाँ, मुझे याद है, काफी आउटफ्लो था। जी, करीब 10,000 से 12,000 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। लेकिन पिछले हफ्ते, खासकर आखिरी दिनों में उनकी बिकवाली रुकी।
वो कुछ हद तक खरीदार भी बने। अच्छा। पर उससे भी ज्यादा अहम बात ये रही कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनीज। हाँ, उन्होंने लगातार खरीदारी जारी रखी और FIIs की बिकवाली के दबाव को काफी हद तक सोख लिया। मतलब FII बेच रहे थे और DII खरीद रहे थे। बिल्कुल। ये जो FII बिकवाली बनाम DII खरीदारी की रस्साकशी चल रही है, वो दिखाती है कि भारतीय बाजार अब सिर्फ विदेशी पैसों पर उतना निर्भर नहीं रहा, उसमें एक अंदरूनी ताकत आ रही है। ये वाकई दिलचस्प पॉइंट है कि DIIs इतनी बड़ी बिकवाली को संभाल पा रहे हैं। खैर, ये तो हुई पिछले हफ्ते की बात। अब आगे देखते हैं। निफ्टी 25,100 के ऊपर है। क्या लगता है, ये मोमेंटम बना रहेगा? अगला लेवल क्या हो सकता है? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का नजरिया इस वक्त सावधानी के साथ आशावादी वाला है। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, बिल्कुल। मतलब उम्मीद तो है कि बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन साथ में थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है। क्यों? तकनीकी तौर पे कैसा दिख रहा है? तकनीकी चार्ट्स पर देखें तो निफ्टी अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो मजबूती दिखाता है। और हाल ही में इसने डेली चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। अच्छा, ये पैटर्न क्या बताता है? ये पैटर्न तब बनता है जब बाजार एक रेंज में ऊपर नीचे होता है और फिर अचानक एक दिशा पकड़ लेता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अक्सर ये इशारा करता है कि तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है। तो लेवल्स क्या दिखने चाहिए, ऊपर और नीचे? बिल्कुल। निफ्टी के लिए तुरंत अगली रुकावट मतलब रेजिस्टेंस 25,150 से 25,200 के बीच है। ओके। अगर निफ्टी इस लेवल को पार करके टिक जाता है तो फिर 25,300, 25,500 और शायद 25,700 या 26,000 तक के दरवाजे भी खुल सकते हैं। काफी ऊपर के लेवल्स हैं ये तो। हाँ, अगर मोमेंटम बना रहा तो। और नीचे की तरफ 24,900 से 25,000 का जोन बहुत अहम सपोर्ट है। 24,900, ये ध्यान रखना होगा। जी, जब तक निफ्टी इसके ऊपर बना हुआ है तब तक तेजी का रुझान मजबूत माना जाएगा। और सेंसेक्स बैंक निफ्टी के लिए? इसी तरह सेंसेक्स के लिए 82,000, 82,200 का रेजिस्टेंस और नीचे 80,750 के आसपास सपोर्ट। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर 55,100, 55,200 और नीचे 54,400 पर सपोर्ट दिखा जा रहा है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? खरीदें, बेचें, इंतजार करें? आमतौर पर सलाह यही दी जा रही है कि अगर बाजार में कोई गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए, मतलब बाय ऑन डिप्स। लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अगले हफ्ते आने वाले बड़े ग्लोबल इवेंट्स जैसे फेड की मीटिंग को देखते हुए थोड़ी जोखिम भरी नहीं होगी? क्या गिरावट गहरी भी हो सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, बाय ऑन डिप्स तब ज्यादा काम करती है जब ओवरऑल ट्रेंड तेजी का हो, जैसा अभी दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते फेड मीटिंग जैसे बड़े इवेंट्स हैं जो बाजार में अचानक बड़ा मूव ला सकते हैं। सही है। इसलिए अगर कोई गिरावट पर खरीदारी कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि वो सख्त स्टॉप लॉस लगाकर करे। स्टॉप लॉस जरूरी है? बिल्कुल। स्टॉप लॉस वो सेफ्टी नेट है जो बताता है कि अगर बाजार उम्मीद के खिलाफ गया तो कहां पर अपनी पोजीशन काटकर नुकसान को लिमिट कर लेना है। बिना स्टॉप लॉस के, खासकर ऐसे इवेंट्स के आसपास, ट्रेडिंग खतरनाक हो सकती है। समझ गई। अब सेक्टर्स की बात करते हैं। अगले हफ्ते किन पर नजर रखनी चाहिए? क्या पिछले हफ्ते के हीरो जैसे मेटल, ऑटो, IT ही आगे भी चमकेंगे? देखिए, पिछले हफ्ते के प्रदर्शन को देखते हुए इन तीनों सेक्टर्स पर तो नजर रहेगी ही। मेटल में ग्लोबल डिमांड और कीमतें अहम होंगी। हाँ। IT में इन्फोसिस के बायबैक का असर शायद जारी रहे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्लोबल मंदी की आशंकाओं का असर इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और ऑटो? ऑटो में घरेलू बिक्री ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ वो टैरिफ वाली जो बातें चल रही हैं वो एक चिंता बनी हुई है। वो अनिश्चितता है। जी। इनके अलावा खपत यानी कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, हालांकि FMCG कमजोर दिखा है, पर दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखे जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। फिर चुनिंदा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां, कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां, इंडस्ट्रियल्स और कुछ सरकारी बैंकों पर भी फोकस किया जा सकता है। और मिड कैप, स्मॉल कैप? उनमें भी एक्शन जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन जैसा पहले कहा, ये सेगमेंट ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इनमें सावधानी और जरूरी है। FIIs की चाल और ग्लोबल संकेत इन पर ज्यादा असर डालते हैं। ठीक है, चलिए अब उन खास घटनाओं और आंकड़ों पर आते हैं जो अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। निवेशकों को किन तारीखों और इवेंट्स पर खास ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगले हफ्ते का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट तो बिना किसी शक के अमेरिकी फेडरल रिजर्व की FOMC मीटिंग है। हाँ, 17-18 सितंबर। जी, उसी के आसपास। जैसा हमने बात की,
बाजार 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की उम्मीद तो लगभग लगाकर बैठा है। हाँ, वो तो है। लेकिन सिर्फ रेट कट ही अहम नहीं है। फेड भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, उनकी कमेंट्री कितनी नरम या सख्त होती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे और कट होंगे या नहीं, इस पर बिल्कुल, उसी से तय होगा कि एफआईआईज आगे कितना पैसा बाजारों में डालेंगे। इसके अलावा अमेरिका से ही महंगाई के आंकड़े, सीपीआई और पीपीआई, रिटेल बिक्री, बेरोजगारी के दावे और हाउसिंग मार्केट के आंकड़ों पर भी दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी। काफी सारे अमेरिकी आंकड़े हैं। और भारत में सोमवार 15 सितंबर को थोक महंगाई यानी WPI के आंकड़े आएंगे। इसमें क्या क्या आता है? इसमें खाने पीने की चीजें, ईंधन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें शामिल होती हैं, मतलब फैक्ट्री लेवल पर। इसी दिन देश के व्यापार घाटे, बेरोजगारी दर और पैसेंजर व्हीकल सेल्स के आंकड़े भी आने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते खुदरा महंगाई CPI के आंकड़े आए थे, वो थोड़े बढ़े थे ना? हाँ, CPI अगस्त का थोड़ा बढ़कर 2.07% आया था। है तो अभी भी रिजर्व बैंक के दायरे में, लेकिन ट्रेंड पर नजर रखनी होगी कि महंगाई किस तरफ जा रही है। और कुछ? एक और चीज जो बाजार पर असर डाल सकती है वो है IPOs। अच्छा, कौन से IPOs आ रहे हैं? अगले हफ्ते कई कंपनियों के IPO खुल रहे हैं या लिस्ट हो रहे हैं, मेन बोर्ड और SME दोनों पर। डिटेल्स तो देखनी होंगी, लेकिन अगर कोई बड़ा IPO आता है तो वो बाजार से काफी पैसा, मतलब लिक्विडिटी खींच सकता है। हाँ, उसका असर सेकेंडरी मार्केट पे पड़ सकता है। जी। और हाँ, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई भी खबर और FIDI के रोजाना के खरीद बिक्री के आंकड़े तो लगातार देखने ही होंगे। वो सेंटीमेंट को तुरंत बदल सकते हैं। आपने इतने सारे आंकड़ों और इवेंट्स का जिक्र किया, ये तो काफी कुछ है नजर रखने के लिए। तो ऐसे मिले जुले माहौल में एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? कुछ ठोस सुझाव। बिल्कुल, माहौल मिला जुला है, इसलिए रणनीति भी थोड़ी संतुलित रखनी होगी। कुछ संभावित ट्रेडिंग आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। हाँ, वो तो है। कुछ रणनीतियां ये हो सकती हैं। एक, ब्रेकआउट पर खरीदारी। जैसा हमने कहा, 25,150, 25,200 निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर मजबूती से बंद होता है तो खरीदारी का सिग्नल हो सकता है। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? टारगेट 25,300 या 25,500 हो सकता है और स्टॉप लॉस करीब 24,950 पर। ठीक है। दूसरी, गिरावट पर खरीदारी। अगर बाजार नीचे आता है तो 25,000 के आसपास का सपोर्ट जोन खरीदारी का मौका दे सकता है, खासकर अगर वहां कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, जैसे हैमर। हाँ, या बुलिश एंगल्फिंग। यहां स्टॉप लॉस 24,900 के ठीक नीचे और लक्ष्य 25,200, 25,250 हो सकता है। और तीसरी रणनीति थोड़ी आक्रामक है, ब्रेकडाउन पर बिकवाली। ये अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है। अगर निफ्टी 24,900 के अहम सपोर्ट को तोड़कर नीचे बंद होता है तो ये कमजोरी का साफ संकेत होगा। तो बेच दे। हाँ, तब बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और अगला लक्ष्य 24,750 हो सकता है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस 25,010 के ऊपर रखना जरूरी है, ताकि अगर गिरावट झूठी निकले तो ज्यादा नुकसान ना हो। समझ गए। और सेक्टर के लिहाज से? सेक्टर के लिहाज से जैसे हमने बात की, IT, मेटल, कैपिटल गुड्स और चुनिंदा बैंकों का फाइनेंशियल्स पर फोकस रखा जा सकता है। FMCG और ऑटो में थोड़ा संभल कर चलना बेहतर होगा। ये तो हुई रणनीतियां, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम। किन बातों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? कौन सी चीजें इस माहौल को अचानक बिगाड़ सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ा और तुरंत का जोखिम तो अमेरिकी फेड के फैसले से ही जुड़ा है। अगर उम्मीद के मुताबिक कट नहीं हुआ तो? हाँ, या कट हुआ भी लेकिन भविष्य के लिए बहुत सख्त कमेंट्री आ गई तो ग्लोबल बाजारों में बिकवाली आ सकती है और FIIs भारत से पैसा निकाल सकते हैं। इससे हमारे बाजार तेजी से नीचे आ सकते हैं। ये बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। दूसरा जोखिम है हमारे घरेलू आंकड़ों से। अगर सोमवार को आने वाले WPI महंगाई या व्यापार घाटे के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा खराब आते हैं तो वो भी सेंटिमेंट को कमजोर कर सकता है। ठीक। और तीसरा, हमेशा एक अनदेखा जोखिम रहता है, जियोपॉलिटिक्स। दुनिया में कहीं कोई बड़ा तनाव बढ़ जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए या ट्रेड वॉर तेज हो जाए, हाँ, उसका असर तो त्वरित पड़ता है। जी, और वो सारे तकनीकी लेवल्स को बेकार कर सकता है। तो ऐसे में निवेशक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खासकर अगर वो लंबी अवधि के निवेशक हैं, ट्रेडर नहीं? हाँ, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सलाह थोड़ी अलग होती है। उन्हें रोज के उतार चढ़ाव से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें भी इन बड़े इवेंट्स के आसपास सतर्क रहना चाहिए। अगर वो नई खरीदारी की सोच रहे हैं तो शायद फेड मीटिंग के बाद तस्वीर साफ होने का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। या फिर वो अपनी खरीदारी को हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब एक साथ सारा पैसा न लगाकर धीरे धीरे SIP की तरह निवेश करें। अच्छा। सबसे जरूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों में निवेश करें जिनका बिजनेस मजबूत हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, और हाँ, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना यानी अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना हमेशा जोखिम कम करने में मदद करता है।
और पैनिक सेलिंग से बचना है। बिल्कुल, घबराहट में आकर बेचना या फोमो में आकर महंगे भाव पर खरीदना, दोनों से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते अच्छी मजबूती दिखाई। ग्लोबल उम्मीदें और घरेलू खरीदारी दोनों का हाथ था। जी। आने वाला हफ्ता एक्शन से भरपूर रहेगा। अमेरिकी फेड का फैसला, हमारे अपने आर्थिक आंकड़े, आईपीओज भी हैं। रुझान फिलहाल तेजी का दिख रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव की पूरी संभावना है, इसलिए सावधान रहना होगा। बिल्कुल। निफ्टी के लिए नीचे 24,900 और ऊपर 25,150, 25,200, ये वो अहम पड़ाव है जिन पर सबकी नजर रहेगी। एकदम सही कहा। निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी है कि वो जानकारी लेते रहें, खबरों पर नजर रखें, अपनी जोखिम सहमी की क्षमता को समझें और हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें। संयम जरूरी है। जी हाँ, और एफआईआई, डीआईआई के रोज के आंकड़ों को देखना भी बाजार के मूड को समझने में मदद कर सकता है। संयम और अनुशासन बहुत काम आएंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो हम देख रहे हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs लगातार FIIs की भारी बिकवाली को भी झेल रहे हैं और बाजार को संभाले हुए हैं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। तो क्या ये भारतीय बाजार की एक नई अंदरूनी ताकत और बढ़ती आत्मनिर्भरता का संकेत नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था में थोड़ी अनिश्चितता है? इस सोच के वाली बात है। बिल्कुल, ये ट्रेंड आगे कैसे बढ़ता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, इस पे सोचिएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।